जैसा कि पहले इसके पहले आज हमारी आपसे दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी और उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि इतिहास कैसे हम लोग याद करेंगे। पढ़ने वाला काम जो होना था सो हो चुका है, पढ़ लिए हैं। अब क्या है कि साथ में याद भी करेंगे, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। और हमने आपकी अपनी जो थोड़ी सी चर्चा हुई थी, हम लोगों लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, थोड़ा सा मिडिवल इंडिया के बारे में कुछ चर्चा किया था, कैसे हम याद करेंगे। जरा ये बताइए, आज कमेंट आप लोगों का ओपन है, कृपया ये बताइए कि आपको जो लोगों ने क्लास किया था पहली क्लास, कृपया मैसेज करिए। पहले ये बताइए कि आपको वो तरीका कैसा लगा था। आप सभी लोग जो है, जो लोग पहले क्लास ले चुके हैं, जो लोग पहली क्लास लिए थे, जरा वो बताएं ये पढ़ने का जो तरीका था, जो हमने एक संक्षिप्त इतिहास आपको मतलब याद कराने का तरीका जो बताया था, वो कैसा है। चलिए, गुड आफ्टरनून भाई। क्लास स्टार्ट हो गई है। आप सभी लोग पहले जो पहले लेक्चर जो हुआ था हमारा पहला लेक्चर, उसके बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा था। आपको कैसा लगा था। आइए आज कुछ और चीजों पे हम लोग, क्योंकि हमें जरूरत किस बात की है, हमें याद कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। हम चीजों को समझेंगे, जानेंगे और याद करेंगे। ठीक है, समझेंगे, जानेंगे और याद करेंगे। चलिए आइए अब देखते हैं जरा सा। हम सभी का गुड आफ्टरनून आ गया है, लेकिन संदीप कुमार गौतम जी हैं, के बाद कौन कौन से लोग हैं। अभय, सोनिका, प्रिया यादव, ममता, श्रीमती, शिखा मिश्रा। अच्छा ठीक है, चलिए शिखा मिश्रा जी कह रही है कि बहुत अच्छा सर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ और चीजें आज देखेंगे। कल से आप लोगों की जो है व्यवस्थित क्लास, मतलब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे देखिए 3 पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो हम लोग कल मॉडर्न इंडिया शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो ये पोर्शन है, मैं ये चाहता हूं कि मॉडर्न इंडिया आपका जो पोर्शन है, ऐसा नहीं कि एंशिएंट मेरा कमजोर है या मॉड्यूल कमजोर है, क्योंकि एंशिएंट में तो मैं पीएचडी, मेरा पीएचडी वर्क वही उसी पे है। मेरा यूजी पीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है और पीएचडी मैंने बीएचयू से किया। तो वो तो मेरा सेक्शन है, वो पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां से सवाल ज्यादा आपके साल एग्जाम में आते हैं, और मॉडर्न इंडिया ऐसा सेक्शन है जो आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे जब देंगे, तो जीएस वहां से एज ए जीएस प्रश्न इतिहास में ज्यादातर सवाल वहीं से आते हैं। तो 3 सेक्शन हम लोग देखेंगे। 3 सेक्शन हम लोग देखेंगे कि वो सेक्शन क्या होगा। एक आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 1852 का विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन, कुछ ऐसा जो सेक्शन है जहां सवाल बनते हैं, हम लोग वहां शुरुआत करेंगे, कल शुरुआत करेंगे। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के और कुछ एंशिएंट मिडिवल इंडिया के कुछ ऐसे पोर्शन आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। आप ना केवल इतिहास विषय, कोई और विषय भी पढ़ते हैं तो उसको भी आप इसी तरह से प्रयास करिए, ट्रिक बनाइए, चीजों को जोड़ के पढ़िए। चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइको ही क्यों ना हो, आप कुछ चीजों को जोड़ना तोड़ना सीखिए। और क्या है, आइए हम आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए, जैसे किसी किताब की जो भूमिका होती है, आप भूमिका किताब पढ़ लेते हैं तो भूमिका से समझ आ जाता है किताब का क्या जीस्ट निकलने वाला है। उस तरह के किसी टीचर का जो प्रारंभिक 1 से 2 क्लास होता है, उससे आपको समझ में आता है, बेस बनता है कि हमारे टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है। तो मैं अभी तरीका समझा रहा हूं आपको, कल हम लोग व्यवस्थित क्लास शुरू करेंगे। आइए और चीजें देखते हैं। हाँ, कमेंट शो है, वंदना शर्मा जी बिल्कुल सो रहा है। प्रतिभा जी का बहुत अच्छा लगा सर, याद करने का भी बहुत अच्छा लगा।
ऐसे ही याद कराने हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रयास यही करूंगा। यदि शुक्ला का भी है, उनको भी अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी थी। चलिए आइए कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ कुछ पॉइंट हम लोग, और मैं आपसे बता रहा हूं कि ये चीजें आप जो है मिडावल इंडिया में भी, मॉडर्न इंडिया में, एंशिएंट हिस्ट्री में, इसमें तो करिए करिए। जहां जरूरत हो कि बन जाएगा कुछ ट्रिक, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी में भी, इकोनॉमी में, सब में बनाइए, बहुत काम करता है एग्जाम में। और अब जो एग्जाम हो गया है, एक एक प्रश्न की मारामारी है, एक एक प्रश्न पे जिंदगी इधर या जिंदगी उधर। तो हर चीज का इंपॉर्टेंट है, जितना जानिए उतना क्लियर कट जानिए। हम तो कहते हैं कि जानिए नहीं, उतना क्लियर कट याद रहिए, याद रहे एग्जामिनेशन हॉल तक। ठीक, तो देखिए कुछ चीजें हम चर्चा कल किए थे। आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। मध्यकालीन इतिहास में एक शासक है अलाउद्दीन खिलजी। हमने जो बात किया था, बात किया था कि गुलाब खिले, कैसे आप शासकों को याद करेंगे। गुलाब खिले तब सांस लेना, तब सांस लो। जब गुलाब खिल जाए तब सांस लो। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोदी वंश, ये चर्चा किया था, आपको बताया था। ये जो खिले हैं खिलजी वंश, उसी शासक एक है अलाउद्दीन खिलजी। सवाल पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान क्रम, विजय अभियान क्रम, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, ऐसे इसने उत्तर भारत के राज्यों को जीता किस क्रम में, और दक्षिण भारत के राज्यों को किसने जीता, ये सवाल पूछा जाता है। तो जरा देखिए, अगर हम बात करें इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, इसके 4 प्रमुख सिपह सालार थे। सवाल पूछा जाता है, सिपह सालार थे अलाउद्दीन खिलजी के, 4 प्रमुख सिपह सालार थे, मतलब 4 उसके दाहिना हाथ थे। वो कौन कौन से थे, जरा देखिए कैसे आप उसको याद करेंगे। बड़ा आसान ट्रिक है। अनुज, क्या लिखा है भाई? बस बिल्कुल कंफर्म होगा, जरा ध्यान समझिएगा। अनुज, अनुज, देखिए अ से अल्प खां, नुसरत खां, ऐसा नहीं कहीं किताब लिखा है और मैंने उसको किताब चुरा कर लाया आपको दे दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। सोचा है मैंने कैसे इतिहास सरल होगा, आप भी सोचेंगे, आपका दूसरा विषय सरल हो जाएगा। उ से उलू खां, जे से जफर खां। ये देखिए 4 नाम है, अल्प खां, नुसरत खां, उलूग खां और जफर खां। ये 4 उसके अनुज थे, 4 उसके छोटे भाई की तरह थे, 4 उसके सिपह सालार थे, दाहिना हाथ थे, जो उसके युद्धों का नेतृत्व करते थे। और एक और था मलिक कफूर। जो लोग थोड़ा सा इतिहास पढ़े होंगे वो नाम सुने होंगे, हिजड़ा है ये मलिक कफूर। यानी कैसे याद करेंगे, उसके युद्धों का नेतृत्व, यानी उसके युद्धों का जो मालिक था, मालिक कौन थे, उसके अनुज थे। मालिक से देखिए क्या हो गया, मलिक कफूर। दक्षिण भारत का जो भी अभियान होगा, अगर सवाल पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का कौन नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो देवगिरी हो, तेलंगाना हो, होयसल हो, पांड्य हो, दक्षिण भारत का कोई भी राज्य हो, अभी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे उस पर कौन कौन सा राज्य, उसको भी आपको याद कराएंगे। एक ट्रिक बता रहा, समझिए इस चीज को। ये देखिए अल्प खां, नुसरत खां, उलूग खां एंड जफर खां। आप एक लाइन केवल लिख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्धों का मालिक था उसके अनुज थे। मालिक से मलिक कफूर, अनुज से अल्प खां, नुसरत खां, उलूग खां एंड जफर खां। अब जरा देखिए, इसमें आगे चर्चा कराऊंगा, क्लास में बताऊंगा, तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। नंबर 2 एंड नंबर 4, 2 एंड 4
नुसरत खां एंड जफर खां की युद्ध में मृत्यु हो गई। देखिए भाई क्या है, देखिए 2 नंबर और 4 नंबर, 2 दूनी 4, जो कट गया वो मर गया, जो कट गया समझिए वो मर गया। देखिए 4 है, 1 2 3 4, 2 और 4 मैं कह रहा हूं कि दोनों मर गए थे। यानी नुसरत खां रणथंभौर अभियान के समय और जफर खां मंगोल आक्रमण के समय। अगर आपको इतना नहीं जानना है, लेकिन इतना तो कम से कम जानना ही है आपको कि उसके किस अभियान में कौन था जो मारा गया था, तो जरा समझिएगा, अनुज। अब दूसरा नंबर का और चौथा नंबर का ये दोनों जो है मारे गए थे। तो दूसरा मारा था रणथंभौर में, तीसरा मारा था चौथा मारा था मंगोल आक्रमण के समय। अब जब देखिए पूरा हम मैं मिटा देता हूं, मतलब मैं आगे बढ़ता हूं एक पॉइंट। आप जैसे क्या लिख लीजिए इतना, अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का नेतृत्व युद्धों का मालिक उसका अनुज था, उसका अनुज था। क्लियर हो गया। मालिक से मलिक कफूर, मलिक कफूर ये हिजड़ा था, और ये दक्षिण भारत के युद्ध का नेतृत्व करता है। और देखिए अनुज में 4 नाम बताया आपको, अल्फ खां, नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां। उत्तर भारत के अभियान का नेतृत्व करता है। यानी आप एक लाइन क्यों लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का मालिक उसका अनुज था। तो मालिक से मलिक कफूर, मलिक कफूर हिजड़ा था। आप लोग मूवी देखे होंगे, अगर पद्मावती जो मूवी आई थी देखे होंगे, उसमें हिजड़े का रोल दिखाया है। और इसको खरीदा गया था, ये जो हिजड़ा था इसको गुजरात अभियान के समय में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है आपसे, 1000 दिनारी किसकी उपाधि थी? 1000 दिनारी किसकी उपाधि थी? तो मलिक कफूर की। क्यों? क्योंकि हिजड़ा था, ये खरीदा गया था। और कितना खरीदा गया था? 1000 में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी की उपाधि भी दी जाती है। अभी देखिए नोट्स मत बनाइए, अभी आप बस केवल हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। हम लोग कल से मॉडर्न इंडिया की व्यवस्थित शुरुआत करेंगे, तब आप नोट्स बनाइएगा। आज हमारे आपसे चर्चा हो रही है पढ़ने के तरीके पर, और मैं चाहता हूं कि आप न केवल इतिहास, वरन यही तरीका अपने आप ज्योग्राफी में, साइको में, पॉलिटी में, हिंदी में, संस्कृत जो भी हो, क्योंकि अब एक एक प्रश्न पर आपकी जिंदगी का वारा न्यारा होना है। तो जितना पढ़िए, उतना समझ के पढ़िए, उतना याद हो। ठीक है? देखिए मैं चर्चा कल किया था आपको, पढ़ना, याद होना, और पढ़ना, समझना, याद होना, और एग्जामिनेशन हॉल में सवाल सही करना। ये 4 चरण होते हैं। आप पहली बात क्या करते हैं, बस केवल पढ़ के छोड़ देते हैं। आप पहला स्टेप कर लेते हैं, किताब खोल के बैठ जाते हैं, आज मैंने पढ़ लिया। अरे नहीं भाई, पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप है, आप सोचिए कि आपको समझ में आया जो आपने पढ़ा। चलिए मान लीजिए आपने समझ लिया, आपने मान लिया, अब इसमें मान लीजिए बहुत क्या करेंगे भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने ये विजय किया, ये किया, समझ गए आप, ठीक है समझ गए आप। अब तीसरा पॉइंट क्या है, आपको याद करना। तो याद आपको हुआ कि नहीं हुआ, और वो भी याद हुआ, कितने दिन याद हुआ? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और एग्जाम है फरवरी में। क्या फरवरी तक याद रहेगा? क्या फरवरी तक आपको याद रहेगा? क्या आपने ऐसा सोचा है पढ़ते समय? सोचिए उसको कि मुझे फरवरी के एग्जाम में, मार्च में एग्जाम जब हो, जब एग्जाम हो, मैं एग्जाम में इस सवाल को सही करके आऊं।
आपको ये सोचना पड़ेगा पढ़ते समय। आप लोग करते क्या है, किताब ले लेते हैं और किताब लेकर के पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि 2 घंटे मैंने पढ़ लिया। अरे नहीं भाई, उससे काम नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ पापा मम्मी दिखाने के लिए है कि मैंने पढ़ लिया केवल। अब आप जब भी पढ़ेंगे, आपके दिमाग में 4 स्टेप होना चाहिए। पहला पढ़िए, दूसरा आपको समझिए, तीसरा आपको याद हो, और चौथा ऐसा पढ़िए, ऐसा समझिए, ऐसा याद करिए, एग्जामिनेशन हॉल तक याद हो। अब बात समझ में आई? यही है पढ़ने का, एग्जामिनेशन को बीट करने का तरीका। ये 4 चरण अगर आपके दिमाग में आपको नहीं याद रहेगा, नहीं करेंगे, तो आप पंचवर्षीय एकदम चले जाइए। जब अगला टेट आएगा तब पास होंगे फिर। ठीक है, ध्यान रखना है मुझे इन 4 चरणों पे। हाँ देखिए, नोट्स बनवाऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए आप लोग, जरा सा भी परेशान मत होइए। आज की जो क्लास है, आज लास्ट क्लास है ये। कल से हम, आज देखो क्या है, हम आपको तरीका, ऐसे हम इतिहास पढ़ाएंगे। आप, ये डेमो लेक्चर है, ये एक तरह का ट्रेलर है मूवी का। और लोग आप ट्रेलर देख चुके होंगे, मेरा बच्चा था इसलिए मैं भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो कल से हम लोग व्यवस्थित करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे मॉडर्न इंडिया से बात। कुछ सवाल ऐसे चर्चा कर रहे थे कि अगर आप एक लाइन केवल लिख लें कि अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का मालिक उसका अनुज थे, उसके अनुज थे, बस आपका काम हो गया। तो अनुज में जो है अल्प खां, नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां, ये उत्तर भारत का नेतृत्व करता है। जो मलिक कफूर है वो दक्षिण भारत का नेतृत्व करता है। मलिक कफूर एक हिजड़ा था, इसको खरीदा गया था 1000 दिनार दे करके, इसीलिए इसको 1000 दिनारी की उपाधि भी दी जाती। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए आगे जरा सा, हमने अभी चर्चा किया आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अभियान, उत्तर भारत का अभियान क्रम और दक्षिण भारत का अभियान क्रम। देखिए ये 2 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं भाई। अब जरा समझिएगा, अब सवाल अगर ऐसा पूछ ले आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के, कठिन सवाल बता रहा हूं आपको, कठिन सवालों में भी सवाल है। अभी देखिए चुटकी में आपको याद हो जाएगा, देखिए जैसा क्या लिखिए, जरा इधर से क्या लिखा है जरा पढ़ते चलिए। अभी हट रहा हो तो पढ़ेंगे आप। क्या लिखा है? द तेल हो पांडे। द तेल हो पांडे। आप दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए नहीं, कई बार आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया कि नाम है संध्या शुक्ला जी, कह रहे तरीका इतना अच्छा पढ़ाएंगे कैसे। एक मूवी आई थी ट्यूबलाइट, सलमान खान की, बहुत सारे लोग देख के चले गए थे ट्यूबलाइट का ट्रेलर, और आधे आधे से ही भाग आए थे। तो प्रयास करूंगा आप लोग भागे नहीं, पूरी क्लास करें प्रयास यही करूंगा कि आप लोग एग्जाम, मतलब हमारे तरीके से पढ़ने से, मतलब कहेंगे सर की सर ने ट्रेलर बड़ा अच्छा दिखाया, मूवी बड़ी गंदी दिखा रहे हैं, तो प्रयास करूंगा मूवी अच्छी दिखाता रहूं आपको, पिक्चर भी आपको अच्छी समझ में आए, ये प्रयास करूंगा इतिहास पढ़ाते समय। ठीक है, घबराइए नहीं। अब जरा देखिएगा हम क्या ट्रिक बता रहे हैं। द तेल हो पांडे। मान लीजिए जो पांडे जी लोग होंगे, नाराज मत होइएगा। मान लीजिए पांडे जी कोई दुकान हो फॉर्चून की, आप गए और आप क्या कहेंगे, मान लीजिए आपका मित्र पांडे हो और उन्होंने दुकान खोल लिया। जब टेट नहीं पास करेंगे तो क्या होगा भाई, पढ़ लीजिए अभी, नहीं तेल की दुकान खोलनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे? द तेल हो पांडे। भाई चूंकि आप उनको पांडे के रूप पहले कहते चले आए, अब उनका जब टेट में नहीं होगा, मास्टर नहीं बने, क्या कहेंगे? दुकान खोल लेंगे। आप पहुंचे वहां से, अब क्या बोलेंगे? द तेल हो पांडे। बस एक बार कह के देखिए, द तेल हो पांडे, बस हो गया आपका। देवगिरी
तेलंगाना होयसल और पांडे। देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांडे, यही 4 राज्य हैं दक्षिण भारत को जिसको इन्होंने जीता है, जिसको इन्होंने प्रयास किया है, अभियान किया है यहाँ पे, जिसको इन्होंने जीतने का प्रयास किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जरा देखिएगा, समझिए इस चीज को। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं जिनका ये अभियान क्रम है, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांडे। अब ये जो 3 राज्य थे, जो ऊपर के 3 राज्य हैं, देवगिरी, तेलंगाना और होयसल, आपका क्या बन गया? द तेल हो पांडे। बस एक बार बोली, चेहरे पर मुस्कान आएगी एग्जामिनेशन हॉल में। अरे मदारी खेल नहीं दिखा रहा हूं, सही बता रहा हूं, कठिन सवाल है। जब एग्जामिनेशन में आता है तो बड़े बड़े हाथ पांव फूल जाते हैं, क्या क्रम होगा इसका, या किसने पहले देवगिरी से पहले किसने जीता, या दक्षिण बिहार से पहले किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। वो चर्चा जब हम क्लास में पढ़ाएंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको। आज केवल आपको एक तरीका बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है। तो देखिए, हो गया देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड। देखिए, पांड में इन तीनों को जीत लिया था। इन तीनों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो ऊपर के तीनों हैं अधीनता स्वीकार कर लिए थे। पांड में इनके यहां 2 भाई थे, एक वीर पांड और एक सुंदर पांड। जब समझेगा, तो जो सुंदर पांड थे, ये तो जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए। सुंदर पांड ये जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए, लेकिन जो वीर पांड था, ये वीर था वास्तव में, ये ताकतवर था। ये अंतिम समय तक अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता रहा और कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं किया? अधीनता स्वीकार नहीं किया। तेल की दुकान खोल लिए लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किए। द तेल हो पांडे, तो पांडे में 2 पांडे हैं, एक वीर पांडे है, सुंदर पांडे है। जो वीर पांडे थे वास्तव में वीर था, और उसने फिर जो है कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। सवाल पूछता है, ये 4 राज्य दे देगा और सवाल पूछेगा इसमें से वो कौन से राज्य है, वो कौन से राज्य है, कौन सा राज्य है जो अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार नहीं किया है? तो क्या होगा भाई, द तेल हो पांडे में जो पांडे जी है वो अधीनता स्वीकार नहीं किए हैं। उसमें क्यों? क्योंकि उसमें जो भाई था वीर पांड, वो अंतिम समय तक अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करता रहा। बस ये सवाल पूछता है। अब इनकी राजधानी क्या है, कौन शासक थे, वो चर्चा हम डिटेल में आगे क्लास में करेंगे। बस एक तरीका दिखा रहा हूं कैसे आप अच्छे प्रश्न सवाल सही कर सकते हैं। आइए देखिए, जरा सा उत्तर भारत का भी देख लेते हैं, जरा उत्तर भारत का भी देख लेते हैं भाई। उत्तर भारत के कौन राज्य हैं जिनको जीतने का क्रम पूछता है? यहां से देखिए, आप लोग मूवी देखे होंगे अभी, पद्मावती, गुरच मामा जालौर, बस हो गया, गुरच मामा जालौर। आप सोचेंगे, कहेंगे कि कौन सा बड़ा तोप मार दे रहे हैं सर। हाँ, कुछ तोप थोड़ी मार रहा हूं मैं, कोई तोप नहीं मार रहा हूं। आप भी कर सकते हैं बेहतर, हमसे बेहतर, क्योंकि जो आप बनाएंगे ट्रिक वो आपको याद रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है, प्रतिस्पर्धा अब गला काट है। एक एक प्रश्न की मारामारी है। अब एक समझिए इसको यहां पे, तब आगे बढ़ता हूं कुछ बातों को बताते हुए। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हो, तो धोनी का बल्ला जो रन आउट हुए थे, इतना ही था बस, केवल जरा सा था, बारीक सा। अगर धोनी रन आउट ना हुए होते तो शायद संभावना थी यही कि विश्व कप भारत के हाथ होता। उसी तरीके से आपका एग्जाम है। अगर आप इस लाइन के इधर हैं, चाहे बिल्कुल यहां पे हो और आप चाहे बिल्कुल यहां पे हो, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। जरा समझिएगा इस बात को, हमारे इस दर्द को समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आप इस लाइन के यहां पे हैं और इस लाइन के यहां पे हैं, दोनों में अंतर बहुत कम है देखने में, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा अंतर है।
जो इस तरफ है वो फेल है, जो उस हो सकता है आपको वहां तक दिख ही ना रहा हो। मैं उसकी एक दूसरा लाइन खींच करके कर करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। इधर देखिए, तब आपको इसका असली मतलब और नहीं समझ में आएगा। देखिए, और अब व्हाइट से समझिए, जो ये है, ये जो विद्यार्थी है यहाँ पे, और जो ये विद्यार्थी है यहाँ पे, यहाँ पे दोनों में बहुत अंतर है बहुत पास, लेकिन बहुत अंतर है। बहुत अंतर कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पे है वो पास है, जो इधर है वो फेल है। तो एक एक प्रश्न की वैल्यू समझिए। जो एक नंबर जो फेल होता है सीटेट में या टेट में, जो भी एग्जाम देते हैं आप, 89 और 90, जिसका 90 है वो सीटेट क्वालिफाई है, जो 89 है वो फेल है। आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन का कितना महत्व है। इसलिए पढ़ने के तरीके का जो 4 चरण है, पढ़ना, समझना, याद करना, और इस तरह याद करना कि एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को सही करें। ये 4 चरण पढ़ने का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय। कोई भी विषय पढ़िए, ये आपको 4 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। आइए अब देखते हैं जरा सा, अब लोग इस चर्चा के बाद देखते हैं गुरची मामा जालौर। बस हो गया, गुरच मामा जालौर। देखिए भाई, गु से गुजरात, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, मा से मालवा, जालौर। गुरच मामा जालौर। और जो चित्तौड़ अभियान था वही आपने टीवी में देखा था, मूवी में आपने देखा था कि जब मूवी आई थी, आप लोग देखे होंगे अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। वहां की रतन सेन जो गुहिलोत वंश के थे, चित्तौड़ के राजा, उनकी पत्नी पद्मावती बहुत सुंदर थी। बाद में जब रतन सेन हार जाते हैं तो उन्होंने अपना जो है जौहर व्रत कर लिया था। सती प्रथा, जौहर प्रथा में व्रत में अंतर जानते हैं आप लोग? चलिए मैं बताता हूं। सती मतलब प्रथा मतलब यह है कि अगर किसी का पति मर जाए तो एक पत्नी अकेले जाके आग सती हो जाए, वो सती प्रथा है। अब युद्धों वगैरह में क्या होता, सैनिक के भी पति मरते थे, सैनिक भी मरते थे, राजा भी मारा गया। तो जो पद्मावती थी, अपने साथ सारी महिलाओं को लेकर जिनके पति समाप्त हुए थे, सती हो गई, यानी जौहर व्रत अपना लिया। तो जब एक स्त्री मरेगी तो सती प्रथा, और जब बहुत सारी स्त्रियां एक साथ जब सती हो जाएंगी तो वही कहलाता है जौहर। तो पद्मावती ने जौहर कर लिया था। ये कौन सा युद्ध था? चित्तौड़ का युद्ध था। क्या है क्रम? गुरच मामा जालौर, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालौर। गुरच मामा जालौर। एक दो बार बोलेंगे, एक दो बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या तेल हो पाड़े, क्या दिक्कत है बोलने में? तो गुरच मामा जालौर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गु से गुजरात, र से रणथंभौर, टी से चित्तौड़, और उसके बाद फिर मालवा एंड जालौर। तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आपका यही चित्तौड़ वाला इसमें है। पूछता है सवाल, चित्तौड़ की विजय किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस शहर का नाम बदल दिया था विजय के बाद? इसी चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद कर दिया था अपने बेटे के नाम पे। खिजर खां उसका बेटा था, उसी के नाम पे उसने उसका नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम चर्चा करेंगे आपके साथ तो आपको दिखाएंगे कैसे इतिहास सरल हो सकता है। लेकिन हमेशा आपके समय दिमाग में वो 4 स्टेप होने चाहिए, तभी काम बढ़िया हो पाएगा। चलिए प्रज्ञा जी, हाँ बिल्कुल, जो है सभी लोग नोट्स बनवाओ, चिंता मत करिए। अभी तो आप लोग पिक्चर थोड़ी देख रहे हैं पूरी, अभी आप लोग ट्रेलर देख रहे हैं, कल शुरू करेंगे पिक्चर। आगे देखिए, अब देखिए, जैसे आप लोगों ने इसके बाद शासक सुना होगा एक नाम, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। हम कुछ काम 60 में करते हैं, क्योंकि 60 का जमाना है।
देखिए, आपको हम पीसीएस नहीं बनाएंगे, लेकिन पीसीएस का फुल फॉर्म बताएंगे आपको। आपके इसे जानते हैं जो एसडीएम बनते हैं, वो पीसीएस वाला नाम सुने हुए इतना तो। हम पीसीएस को नहीं बना रहे हैं, आपको हम मास्टर बना रहे हैं, लेकिन मास्टर के लिए इसको जो हमारा फुल फॉर्म ये समझिए, प्रैक्टिस इन योर लाइफ। आप चाहे एक भी किताब ना पढ़ें, एक अच्छे संस्थान से पढ़ लें और प्रैक्टिस केवल करते रहें, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। जैसे इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, वैसे केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, यानी जैसे आपके जीवन में आप डेली अपने जीवनचर्या में क्या है कि भाई उठना, फ्रेश होना, खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना, वैसे ही अपने जीवन में प्रैक्टिस उतार लीजिए। आपको डेली प्रैक्टिस लगाना ही है, भले चाहे उसको पढ़े हो ना पढ़े हो। सवाल डेली देखिए, ये आपके एग्जाम का मूल मंत्र है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस। मतलब मान लीजिए आपने 4 पोर्शन एकदम बहुत बढ़िया कर लिया, एक भी सवाल गलत नहीं किया, लेकिन जो लास्ट के 3 पोर्शन बचे आपने उसको छुआ नहीं, देखा नहीं, वहां से सवाल हलवा आया था, हलवा सवाल पूछ लिया था, और आप सिलेबस चूंकि पूरा नहीं किए थे और आप हलवा सवाल नहीं कर पाए। जो दूसरा विद्यार्थी था वो पूरा पढ़ा था कोर्स को, वो कोर्स को पूरा पढ़ा था और उसने बड़ी आसानी से आपसे ज्यादा नंबर लाया, वो सफल हो गया। आप विद्वान कैटेगरी में आ गए। यार इनका इतिहास बहुत जबरदस्त है, इनका साइको बहुत जबरदस्त है, लेकिन संस्कृत भी तो है, इंग्लिश भी तो है, हिंदी भी तो है, सब कुछ तो देखना है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका संस्कृत बहुत अच्छा हो जाए तो आप हिंदी छोड़ दीजिए, नहीं। कंप्लीट योर सिलेबस दूसरे का फुल फॉर्म है, जो दूसरा मूल मंत्र है आपके एग्जाम का, वो कंप्लीट योर सिलेबस। और तीसरा है स्मार्ट स्टडी, तीसरा है स्मार्ट स्टडी। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। इदा तेल हो पांडे, गुरच मामा जालौर, ये स्मार्ट स्टडी है। ऐसे आप खुद कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, और वो एग्जामिनेशन हॉल जो आप बनाएंगे वो एग्जामिनेशन हॉल तक जाएगा, ये गारंटी है मेरी। इसलिए मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं, 2 कदम मैं चलूं, 2 कदम आप चलिए, बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, जैसे क्या है, इसका समझ गए होंगे फुल फॉर्म स्मार्ट स्टडी का। एमबीटी एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का। आज देखिए, एक शासक है एमबीटी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्टकट जमाना है, शॉर्टकट की बात करता हूं, लेकिन जो है प्रयास यही करूंगा आपको याद हो। इसकी 4 योजनाएं थी, क्रम पूछा जाता है। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। आप प्रयास करूंगा राजकुमार जी की मूवी भी अच्छी दिखाऊं, प्रयास यही रहेगा। वैसे ट्रेलर अच्छा होता ही है, हर चीज का ट्रेलर अच्छा है, इसका भी प्रयास यही रहेगा कि ट्रेलर भी आपको अच्छा, मूवी भी अच्छी दिखाऊं, दबंग की तरह, ना कि ट्यूबलाइट की तरह। ट्यूबलाइट मूवी आई थी, बहुत सारे हमारे मित्र देखने गए थे, ट्रेलर देख करके आधे मूवी छोड़ के चले आए थे, बोले बहुत बकवास मूवी, जाना में पैसा खर्च हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, इसकी 4 योजनाएं थी। 4 योजनाएं क्या थी? कर में वृद्धि, कर में यानी जो थोड़ा सा इतिहास का नाम सुना होगा, इन दोआब में कर वृद्धि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राजधानी परिवर्तन किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, और चौथा जो है वो खुरासान कराचिल अभियान, खुरासान कराचिल अभियान। देखिए, 4 योजनाएं थी, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान कराचिल अभियान। ये मोहम्मद बिन तुगलक
जो अपनी योजनाओं में असफल था, कहा जाता है कि उसको अपने, जब भी आप आज अक्सर सुनिए क्या कहा जाता है, आप लोग देखते होंगे कि जब कोई योजना ऐसी बनती है तो कहा जाता है ये तुगलकी फरमान है। जब आपके अनुसार योजना नहीं होती है या लगता है कि यार अजीब योजना बना दिया है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आज घोषणा हो जाए कि 25 फरवरी को टेट का एग्जाम होगा और 26 फरवरी को सुपर टेट एग्जाम होगा, ये कैसी योजना होगी? तो भाई टाइम देंगे पढ़ने का ना, 1-2 महीने का, मतलब 25 को टेट और 26 को सुपर टेट, ये कौन सी योजना है? तो ऐसी योजना बना देते हैं लोग, कहते हैं ये अपने समय का तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, मतलब बड़ी अटपटी योजना जब बना दी जाए उसे ही कहा जाता है। ऐसी योजनाओं को मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसे ही चर्चा करते हैं लोग। जब देखिएगा दुआब में कर में वृद्धि कर रहे हैं, राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं, सांकेतिक मुद्दा का प्रचलन कर रहे हैं, खुरासान कराची अभियान कर रहे हैं। जरा एक बात ध्यान सोचिए, 4 योजनाएं रहती हैं, 4 योजनाओं का एक क्रम पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो 4 योजना प्रारंभ की गई थी, जो चारों असफल थी, उसका क्रम क्या है? हिस्ट्री नहीं कह रहा हूं मैं, आर्ट के जितने सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी मैं पढ़ाता था और नहीं पढ़ा रहा हूं, तो उसमें भी पूरा ट्रिक से विद्वानों के नाम कैसे आप याद करेंगे, तो आप भी कर सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य है यहाँ, ये 2 घंटे 2 दिन क्लास में अपना जो टाइम दे रहा हूं, मेरा ये तो मैं अपने इतिहास में बताऊंगा, जो बता रहा हूं सब बताऊंगा, फिर चिंता मत करिए। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपको इसलिए 2 दिन टाइम देने का, वो इसलिए है कि आप जो है अन्य विषयों में भी यही तरीका अपनाइए, एकमात्र उद्देश्य है। जरा देखिएगा, अब दुआ में कर वृद्धि, जब कर वृद्धि क्या आएगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? दुआ आप किसको बोलते हैं जान लीजिए। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, इसके जो बीच का क्षेत्र है इसी को बोलते हैं दुआब। 2 नदियों के बीच क्षेत्र को बोलते हैं दुआब। दुआब में कर वृद्धि, कर में जब आप वृद्धि कर देंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आज 5 रुपए ले रहे हैं, कल 10 रुपए ले लेंगे, तो पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, बिल्कुल। यानी पैसा ज्यादा बढ़ेगा भाई, पैसा आएगा आपके पास, वेरी गुड। दूसरी क्या है भाई, देखिए राजधानी परिवर्तन, दूसरा क्या है राजधानी परिवर्तन, तीसरा क्या है सांकेतिक मुद्रा, और चौथी क्या है फिर शासन कराची अभियान। जो समझिएगा, पैसा योजना, पैसा योजना, ध्यान समझिए, देखिए जरा एक बार इस तरीके समझिए, यानी आपको जो है याद क्या करना है, पैसा योजना, पैसा योजना। जब पैसा आता है तभी योजना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? ये क्या हो गया, जरा समझिएगा इस चीज को, जो है क्या कहना चाहता हूं, उस भाव को समझिएगा। आप लोगों नाम सुना होगा, क्या नाम है उसका, कुमार विश्वास, कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने, कभी हैं, आम आदमी पार्टी नेता भी थे, तो छोड़ दिया उन्होंने। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एक दिन उन्होंने कहा ऐसे ही अपने उसमें कवि सम्मेलन में, जिनको मेरी बात समझ में आ जाती है वो तुरंत यही हंस लेते हैं, और जिनको रास्ते में समझ में आती है वो रास्ते में हंस लेते हैं, और जिनको घर पहुंचने की बात समझ में आती है तो घर पे हंसते हैं। यानी जो भाव यही समझ गया उसको याद हो जाएगा, और जो दोबारा याद करना चाहेगा मेरी क्लास देख करके, उसको दोबारा देखिए फिर याद होगा। तो जब समझिएगा कि जब आपके पास पैसा आता है, अभी आप सोचो भाई आज जींस आया लेवाइस का 50% डिस्काउंट है, ये कब सोचेंगे आप? जब आपके जेब में मुद्रा होगी तब तो सोचेंगे ना। एज्यूम करिए कि मान लीजिए अब दिसंबर चल रहा है, अभी देखिए लास्ट, तो अभी इसमें बहुत सारी देखिए स्कीम चल रही है, 50% 80% डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन योजना कब बनाएंगे आप लेने का? जब आपके जेब में पैसा होगा तब तो योजना बनाएंगे ना, बात सही है ना? तो जब हम कर वृद्धि कर दिए,
घर से फोन कर दिए, पापा इस बार 1,000 बढ़ा देना, ठंडी बढ़ गई है, स्वेटर लेना है। तो आपने कर बढ़ा दिया, यानी पैसा बढ़वा लिया घर से। पिताजी घर से 2,000 भेज दिए कि नहीं शूज भी ले लेना और स्वेटर भी ले लेना। तब आप क्या करें, जैसे 2,000 रुपये आया आपने योजना बना ली कि नहीं अब स्वेटर सूट जो भी काम होगा आप एक्स्ट्रा काम करते, समझदार हैं आप लोग बहुत ज्यादा हमसे। तो पैसा योजना, पैसा योजना, पहले पैसा फिर योजना, फिर पैसा फिर योजना, बस ऐसे ही करना, आपको याद करना है। चलिए, तो दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, फिर खुरासान अभियान, ऐसे ही आपको याद रखना है, पहले पैसा फिर योजना, पहले पैसा फिर योजना। चलिए आगे चर्चा करूंगा, बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के आज की इतनी ही क्लास मुझे समझ में आती है, टाइम तो हो गया है। अच्छा लगा आप लोगों को, जो लोग इतिहास पढ़े हैं उनको भी अच्छा लगेगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी अच्छा लगेगा। बस केवल एक चीज याद रखिएगा, पढ़ाने का तरीका समझ गए आप, तो हम लोग अब आप समझ गए होंगे, कल से हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करें और वहां भी हम लोग यही तरीका अपनाएं। वहां भी आपको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप कि गांधी जी ने असहयोग को क्यों वापस ले लिया, गांधी जी चंपारण के बाद, जैसे याद कैसे करना है, जैसे देखिए एक छोटा सा ट्रिक समझिए, 3 योजनाएं गांधी जी की हैं, 3 तरह के मतलब योजना क्या हो, 3 प्रयोग किया उन्होंने जब भारत में आए, चंपारण, अहमदाबाद, जो लोग थोड़ा पढ़े होंगे वो जानते होंगे इन योजनाओं में क्या था, और खेड़ा। देखिए जरा सा, ये 17 में हुआ था, 1917 में, ये 1918 में, ये भी 1918 में। अब सवाल पूछता है, ये गांधी जी के 4 योजनाओं का 3 योजनाओं का क्रम पूछ लेता है, इसी मान लीजिए कुछ और जोड़ देगा, रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, कुछ भी जोड़ देगा, लेकिन मैंने मान लिया असहयोग जोड़ लिया। तो ये तो जानते ही है 1920 में है, तो कोई डाउट ही नहीं आता है। डाउट हमें इसी में होता है, डाउट हमें इसी में होता है, इसे याद करेंगे। और किससे संबंधित योजना है जरा समझिए, देखिए जरा सा, यहां मैंने देखिए क्या लिख रहा हूं, चंपा के बाद खेड़ा, ऐसे एक लाइन लिख लीजिए, क्या दिक्कत है भाई, चंपा के बाद खेड़ा, तो चंपारण के बाद, बाद मतलब अहमदाबाद, बाद मतलब अहमदाबाद, तो चंपा के बाद गांधी जी खेड़ा में गए थे, बस एक लाइन लीजिए, क्या दिक्कत है ऐसा करने में। और देखिए अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी योजना किसानों से संबंधित थी और किसमें मजदूर का मामला था। तो देखिएगा कि खेड़ा से खेत होता है कि नहीं, खेत जानते हैं आप लोग, खेत जानते हैं, अरे जिसमें खेती होती है उसको खेत बोलते हैं, खेत बोलते हैं उसको। और खेत से खेड़ा, खेत से खेड़ा, और चंपा खेत में काम करती थी, हो गया बस। दो योजनाएं देखिए इनकी, चंपारण और खेड़ा, ये किसानों से संबंधित थी, ये दोनों योजनाएं किसानों से संबंधित। क्या मामले चर्चा करूंगा बाद में, बताऊंगा कि चंपारण में क्या मामला था, तिनकरिया पद्धति का, खेड़ा में क्या मामला था। और अहमदाबाद में देखिए, अहमदाबाद सिर्फ शब्दों का खेल है, अगर आप केवल शब्द पकड़ लेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। और यहां अहमदाबाद में मजदूर, इसमें थे मजदूर। अब जरा समझिए, यहां पे एक चीज दिखाता हूं, सवाल पूछता है इन तीनों में गांधी जी किसमें हड़ताल का प्रयोग किए थे, इन तीनों में किसमें गांधी जी हड़ताल का प्रयोग किए थे। हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे, कि जब तक तुम नहीं दोगे हम नहीं जाएंगे, जब तक तुम नहीं दोगे हम नहीं जाएंगे। देखिए जरा सा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इसी में हड़ताल कैसे लिखते हैं भाई, हड़ताल ऐसे लिखते हैं ना। एक बार सोचिए ना, ऐसे क्या दिक्कत है भाई, एक बार उस भाव से सोचिए। देखिए हक इसमें आ रहा है, हक केवल इसमें आ रहा है, और कितने जो लिखे हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा,
चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इसमें किसी में ह शब्द दिख रहा है जिससे हड़ताल बनता है? सिर्फ अहमदाबाद में दिख रहा है। हड़ताल यूज किया गांधी जी ने अहमदाबाद। कहां रटना पड़ेगा भाई, सब कुछ तो दिख रहा है और जो दिखता है वो बिकता है। कहां कहां समस्या है इसमें? ये सवाल कई बार पूछा। के लिए एलिजिबल है तो बीएड से लेकर आइए सवाल पूछता है। तो चंपा के बाद खेड़ा, चंपा खेत में काम करती थी, बस हो गया, खत्म कहानी। ऐसे ही चर्चा करूंगा आपके साथ जैसे इतिहास सरल हो जाए। फिर गांधी जी ने असहयोग क्यों चलाया, क्या ऐसा मामला हो गया था? गांधी जी सारे बिंदु हैं जिस पे चर्चा होगी। तो हाँ, चंपा और खेड़ा किसान थे, बस। चंपा खेत में काम करती थी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही करें। कैसी लगी क्लास आपको ये बताइए आप सभी लोग। हम लोग कल से अब जो है